हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बिहार एस्टेट के लिए भी काफी यूजफुल रहेंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। तो आप लोग को ये बताना है, इनकम संतोष का कौन सा ऐसा प्रवाह है जो प्रतिदिन के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उससे क्या उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारा आत्मिक, सेकंड ऑप्शन है हमारा वास्तविक, थर्ड ऑप्शन है हमारा धन यानी कि मनी, एंड लास्ट ऑप्शन हमारा गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ये बताना है। तो संतोष से की पॉइंट दिया हुआ है इसमें, क्या? संतोष। तो संतोष से हमें क्या मिलता है? हमें आत्मिक आय मिलती है। क्या मिलता है? आत्मिक आय मिलती है, यानी हमारे मन को शांति मिलती है। इसको हम बोलते हैं साइकिक इनकम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? साइकिक इनकम। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि डिसीजन प्रोसेस का फर्स्ट सोपान क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त विकल्प का चयन, सेकंड ऑप्शन है निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये व्याख्या। फिर उसके बाद ऑप्शन है हमारा निर्णय के परिणामों का स्वीकरण, लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ये बताना है। जो डिसीजन का प्रोसेस होता है ना, उसमें प्रथम सोपान होता है निर्णय की जाने वाली जो समस्या होती है ना, उसकी व्याख्या की जाती है। जब समस्या का ही नहीं पता चला होगा, पता चलेगा हमें, तो हम आगे उसका क्या करेंगे? तो पहले हम किसका पता करते हैं? समस्या का मतलब व्याख्या करते हैं किसकी? समस्या की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है, आप लोग को बताने की सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है अरारोट, सेकंड ऑप्शन है आपका चावल, थर्ड ऑप्शन है आपका रीठा, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? आलू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरारोट, यानी कि सर्वाधिक स्टार्च किसमें पाया जाता है? अरारोट में पाया जाता है। और जो स्टार्च दिया हुआ है ना, स्टार्च कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर स्टार्च बना होता है। और वस्त्रों पर कलफ देने से, वस्त्रों पर अगर हम कलफ देते हैं ना, तो और कलफ किसका दिया जाता है? अरारोट चावल का दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है? कपड़ों में कड़कपन आ जाता है। ठीक है, और अरारोट को अगर हम हाथ में लेंगे ना, देखा होगा किसी ने अरारोट, तो व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा हल्का दानेदार होता है, तो हाथों से फिसलता बहुत जल्दी है, मैदे की तरह होता है एकदम, पर फिसलता बहुत ज्यादा, एकदम फजी टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों के। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भूमिगत विन्यास वाले, ऑप्शन बी है हमारा प्राकृतिक विन्यास वाले, थर्ड ऑप्शन है भोजपुरी विन्यास वाले, एंड लास्ट ऑप्शन है मगही विन्यास वाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ये बताना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की जो विभिन्न प्रकार की दशा होती है ना, मतलब दिशाएं, डिफरेंट टाइप की डायरेक्शन होती है ना, तो बनाकर किसके तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भूमिगत विन्यास वाले। ठीक है, क्या कहलाते हैं? भूमिगत विन्यास वाले। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, वह सिलाई जिसे सभी कच्ची किनारियों को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है और दो पंक्तियां बनती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन हमारा फ्रेंच सिलाई, सेकंड ऑप्शन है लैप्ड, थर्ड ऑप्शन है फ्लैट फ्रेंच सिलाई, फ्लैट फ्रेल सिलाई, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मॉक फ्रेंच सिलाई। तो आप लोग को ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लैट फ्रेंच सिलाई। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, कच्ची किनारियों को बंद करने के लिए इसका यूज करते हैं और दो पंक्तियों में बनती है। जो फ्लैट फेल सिलाई होती है ना, बहुत एक मजबूत सिलाई होती है। इसमें जो कपड़े के किनारे को एक के ऊपर रख के मोड़ा जाता है और उसके बाद सिला जाता है। ठीक है, जिससे किनारों को क्या किया जा सके, अंदर की ओर छुपाया जा सके। और यह सिलाई अक्सर किसमें देखने को मिलती है? डेनिम में। किसमें? डेनिम में।
शर्ट में, पतलून में इस्तेमाल की जाती है। और ये सिलाई एक कैसी सिलाई है? यह एक स्थायी सिलाई यानी कि परमानेंट सिलाई कहलाती है। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं है? नहीं दिया हुआ है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप, सेकंड ऑप्शन है आपका मिरर, थर्ड ऑप्शन है रोटरी एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? साटिन। तो जो डिजाइन रिपीट नहीं होती है ना, वो क्या कहलाती है? वो साटिन डिजाइन होती है। ये डिजाइन रिपीट नहीं होती है। और जो साटिन के वस्त्र होते हैं ना, ये टच करने में बहुत चिकने से लगते हैं, ठीक है। कैसे लगते हैं? एकदम स्मूथ चिकने से लगते हैं इसके वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है, मैड्रीन एक प्रकार का क्या है? आपको ये बताना है कि मैड्रीन क्या है। एक कॉलर है, या आस्तीन है, या एक कफ है, या योग है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मैड्रीन होता है ना, मैड्रीन एक प्रकार का क्या होता है? कॉलर होता है। और मैड्रीन एक स्टैंड कॉलर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मोस्टली देखा जाता है मेल पर्सन जो होता है ना, उनके कुर्ते में देखा जाता है कैसा होता है? स्टैंड कॉलर यानी कि खड़ा कॉलर होता है, ठीक है। एकदम ही ऐसे खड़ा रहता है कॉलर, इस टाइप का होता है, गले से चिपका हुआ और खड़ा हुआ कॉलर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेरिंग बोन, सेकंड ऑप्शन है पश्मीना, थर्ड ऑप्शन है फेरिडा एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कसीदा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि कसीदा। कहते हैं ना कश्मीर का कसीदा, तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहा जाता है? कसीदा यानी कि कसीदाकारी कहा जाता है। और ये जो हेरिंग बोन होता है ना, हेरिंग बोन मछली के कंकाल की तरह होता है। कैसा? जो हेरिंग बोन डिजाइन होती है कैसे होती है? मछली की कंकाल की तरह, इस टाइप की होती है। और इसमें इसी तरह के क्या करते हैं? इसी तरह के इसमें पैटर्न बनाए जाते हैं। और जो पश्मीना होती है, यह एक क्या होती है? शॉल होती है, ठीक है। क्या होती है? गरम शॉल होती है। और यह बहुत हल्की होती है और मुलायम होती है और बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। ये पश्मीना की एक शॉल आपके 6 स्वेटर के बराबर होगी, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, पन्ना हजारे साड़ियां प्रसिद्ध हैं। पन्ना हजारे साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात की, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ की, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान की एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ढाका की। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि ढाका की। जो पन्ना हजारे साड़ियां होती है ना, पन्ना हजारे कहाँ की प्रसिद्ध साड़ी है? आपकी ढाका की प्रसिद्ध साड़ी है, ठीक है। और इसमें फूल के गुच्छे वाले पैटर्न बनाए जाते हैं। कैसे? फूल के गुच्छे वाले पैटर्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। पटोला के लिए कौन सा प्रसिद्ध प्रदेश है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है हमारा गुजरात, थर्ड ऑप्शन है हमारा बिहार एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश। पटोला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग। गुजरात का। कहाँ का? कहते हैं ना गुजरात का पटोला। तो गुजरात में पटोला प्रसिद्ध है। और ये किससे बनाया जाता है? ये सिल्क से बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि रेशम से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है? राजस्थान की बांधनी प्रिंटिंग पसंद है, जिसको हम बंधेज भी कहा जाता है, ठीक है। और बिहार की मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। कौन सी? मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की वो देखी जाए एम्ब्रॉयडरी, तो क्या प्रसिद्ध है आपकी? चिकनकारी। ये कहाँ की? आपकी लखनऊ की, ठीक है। क्या है? चिकनकारी। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, वर्णकों को डैश भी कहते हैं। तो आप लोग को ये बताना है कि वर्णकों को और किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रंग बंधक, सेकंड ऑप्शन है रंग यानी कि कलर, थर्ड ऑप्शन है स्याही एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो वर्णक होता है ना, वर्णक को हम स्याही के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्णक का दूसरा नाम क्या होता है? स्याही। और जो वर्णक के कण होते हैं ना, वो अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मान विरोधाभास, सेकंड ऑप्शन है मान छाया, थर्ड ऑप्शन है आपका टिंट एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? छाया यानी कि शेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? की पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है? रंग में सफेद रंग मिलाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि टिंट। अगर हम किसी भी कलर में व्हाइट कलर को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? कलर हल्का होता जाता है, तो क्या कहलाता है? वो टिंट कहलाता है। जैसे टिंट का एग्जांपल हो जाएगा क्या? हमारा रेड कलर में व्हाइट मिक्स कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारा? पिंक कलर। इसी तरह अगर हम किसी कलर में ब्लैक को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? उस कलर की छाया यानी कि उस कलर का शेड बन जाएगा, उसको हम शेड बोलेंगे। और इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हम अपने रेड कलर में ब्लैक ऐड कर देंगे तो कौन सा कलर आपका बन जाएगा? मेहरून कलर बन के आपका रेड ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कार्बोनाइजेशन परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? ठीक है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाएगी? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एसीटेट पर, सेकंड ऑप्शन है ग्लास रेशे पर, थर्ड ऑप्शन है आपका एस्बेस्टॉस रेशे पर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रेयन रेशे पर। जो कोरोनाइजिंग परिसज्जा होती है ना, वो गिलास रेशे पर की जाती है। किस पर? ग्लास रेशे पर की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टेंटरिंग, सेकंड ऑप्शन है हमारा मर्सराइजिंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्लीचिंग एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को ये बताना है। तो जो यांत्रिक परिसज्जा होती है ना, वो होती है हमारी कौन सी? टेंटरिंग होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, एक परिधान तैयार का निचला किनारा क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फेसिंग, सेकंड ऑप्शन है हेम, थर्ड ऑप्शन है लाइनिंग एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? डार्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई परिधान है हमारा, वो बनके तैयार होता है। ठीक है, कोई भी हमारी ड्रेस है तो जब बनके तैयार होती है हमारी, तो जो निचला किनारा होता है यानी कि ये जो लाइन होगी ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, फेसिंग, हेम, लाइनिंग या डार्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? हेम। नीचे हमारी हेम होती है ना, यानी कि तुरपन की जाती है ना, तो ये क्या कहलाएगा? हेम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि एल स्क्वायर प्रयुक्त होता है। ठीक है, एल स्क्वायर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिए हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बुनाई के लिए, सेकंड ऑप्शन है आपका सिलाई के लिए, थर्ड ऑप्शन है पैटर्न बनाने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? ड्राफ्टिंग के लिए। तो एल स्क्वायर जो होता है ना, इस टाइप का होता है। ठीक है, एल स्क्वायर बना होता है ये आपका। ये किसके लिए यूज होता है? ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो ड्राफ्टिंग की जाती है ना, ड्राफ्टिंग हमेशा की जाती है किस पर? ब्राउन कलर के पेपर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कपड़ों में ट्विल बुनाई से किसका क्या प्रभाव देता है? ट्विल बुनाई क्या? कपड़ों में जो ट्विल बुनाई की जाती है ना, वो किसका प्रभाव देता है? आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका खड़ी रेखा, सेकंड ऑप्शन है पड़ी रेखा, थर्ड ऑप्शन है तिरछी रेखा एंड लास्ट ऑप्शन है आड़ी तिरछी रेखा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि तिरछी रेखा। तो जो कपड़ों में टिल बुनाई के प्रभाव क्या देता है? तिरछी रेखा का प्रभाव देता है। जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या है? कपड़ा है और ये हो गई हमारी कौन सी? ट्विल बनाई। तो ट्विल बनाई जो होगी ना, उसमें रेखा ऐसी होगी, तिरछी रेखा। ठीक है, और ये किस एंगल पे होती है? यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ये होता है 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विल बुनाई किस एंगल पर की जाती है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ट्विल बुनाई जो होती है ना, वो
45 एंगल पर की जाती है। और ट्विल बुनाई किसमें देखने को मिलती है? अक्सर डेनिम के कपड़े में। जो आपके जीन्स वाले कपड़े आते हैं ना, डेनिम के कपड़े हम जिसमें बोलते हैं, वो ट्विल बुनाई से ही बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ है करघे का मुख्य भाग कौन सा होता है? आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोथ बीम, सेकेंड ऑप्शन है सटल, थर्ड ऑप्शन है हार्डनेस एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो करघे का मुख्य भाग क्लोथ बीम भी होता है, शटल भी होता है और हार्डनेस भी होता है। ये तीनों ही क्या होते हैं? करघे के मुख्य भाग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक अच्छा लेबल निम्नलिखित से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कपड़े में तंतु का अंश, सेकंड ऑप्शन है परिसज्जा का प्रकार, थर्ड ऑप्शन है सफाई और धोने की विधि एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो आप लोगों ने देखा होगा लेबल लगा होता है कपड़ों पे, क्या होता है? लेबल लगा होता है। एक तो वो टैग होता है जो कि ब्रांड बताता है, जो कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो प्लास्टिक का एक तार होता है पतला सा, उससे टक होता है कपड़ों में, और वो अक्सर कागज का होता है, कागज या पॉलिथीन टाइप का बना होता है। और एक लेबल आपका होता है वो जो कपड़े से डायरेक्ट अटैच होता है गले यानी कि पीछे की साइड। वो अक्सर कैसा देखा जाता है? वो अक्सर ब्लैक कलर का देखा जाता है। तो उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है? उस पर आपका परिसज्जा का प्रकार लिखा रहता है, सफाई और धोने की विधि लिखी रहती है, और ये लिखा रहता है कि आपको कैसे इसको सुखाना है, धूप में सुखाना है या छाया में सुखाना है, और कपड़ा ये कौन से तंतु का रेशा बना हुआ है। ठीक है, ये चीजें उस बताते हैं लेबल में। तो क्या कपड़े के तंतु का अंश भी बताया गया है, परिसज्जा का प्रकार भी बताया गया है, और सफाई और धोने की विधि के बारे में भी लेबल के अंदर बताया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक कि लेबल में ये भी दिखाया जाता है कि अगर आप अपने कपड़ों को आयरन करते हैं तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर आप करते हैं, यानी कि वो कपड़ा आपका कितनी ताप बर्दाश्त कर पाता है, यानी कि सहन कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन के निर्माणकर्ता कौन है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है बेबर क्रॉस, सेकंड ऑप्शन है मीडल, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा LH देसापिसस। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। ठीक है। कौन से? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। तो जो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन के निर्माण करता थे वो कौन थे? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। और नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन का निर्माण हुआ था कब? सन 1855 में। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में आ जाता है कि नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन का निर्माण कब हुआ। तो कब हुआ? 1855 ईस्वी में, यानी कि 1855 में हुआ। और किसने किया था? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने किया था सन 1884 में। किसने? डिलेयर डी चार्डोने ने नाइट्रोसेल्यूलोज में प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया था इसे। ठीक है। इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही फादर ऑफ रेयन के नाम से जाना जाता है। हिलेरी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ रेयन कौन है? तो हिलेरी डी चार्डोने। ठीक है, चार्डोनेट। देखिए आप लोग, जो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन के निर्माण करता है वो कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स है। लेकिन सन 1884 में डिलेयर डी चार्डोने ने नाइट्रोसेल्यूलोज से प्रथम क्या बनाया? मानव निर्मित रेशा बनाया था। इन्हें ही क्या कहा जाता है? यानी कि हिलेरियर डी चार्डोनेट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेयन इन्हें ही कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि ससमीरा का सही पूर्ण रूप बताएं, यानी कि आप लोग को ये बताना है कि ससमीरा की फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, सेकेंड ऑप्शन है आपका सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, थर्ड ऑप्शन है आपका सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आपका सिंथेटिक और सिल्क में अंतर है, बस बाकी पूरा क्या है? सेम है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ससमीरा का पूरा नाम क्या होता है?
सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि टॉवल के लिए कौन सा कपड़ा सही होता है, आप लोग को ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूती, सेकंड ऑप्शन है नायलॉन, थर्ड ऑप्शन है टेरिलिन एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डेक्रो। तो जो कपड़ा किसके लिए, कौन सा कपड़ा, तौलिया के लिए, जो टॉवल के लिए कपड़ा उपयुक्त होता है वो होता है हमारा सूती कपड़ा, यानी कि कॉटन का कपड़ा। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें नमी अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए कैसा होता है, इसलिए बेस्ट कपड़ा होता है कॉटन का टॉवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है लचीलापन, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रत्यास्थता, थर्ड ऑप्शन है तन्यता एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, घनत्व। तो क्वेश्चन में आपके की पॉइंट दिया हुआ है दबाने, मोड़ने और सिकुड़ने के बाद पुनः जो यानी कि दोबारा अपने आकार को प्राप्त करने की योग्यता होती है, वो किस रेशे में होती है, वो होती है प्रत्यास्थता। क्या, प्रत्यास्थता। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो व्हाइट कलर की इलास्टिक होती है उसको हम चाहे जितना खींचे, क्या कोई रबड़ भी होती है तो उसको चाहे हम जितना चाहे उतना खींच, लेकिन जब उसको हम छोड़ देते हैं ना तो दोबारा अपने शेप में वापस आ जाते हैं। तो यही क्या होता है, यही प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी कहलाती है। क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है जड़, सेकंड ऑप्शन है तना, थर्ड ऑप्शन है फूल एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पत्ता। तो अनानास पौधे के हम पत्ते से, क्या पत्ते बनाने का हम, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनानास पौधे के पत्ते से हम कपड़े बनाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं हम, अनानास पौधे के पत्ते से कपड़े बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैरोमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपका थर्मामीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका लैक्टोमीटर एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, माइक्रोस्कोप। तो जो दूध में मिलावट की जांच की जाती है ना वो किससे की जाएगी, लैक्टोमीटर से की जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है या उपयुक्त सभी। तो आप लोग को ये पता होगा, आप सब लोग मोस्टली खाना बनाते होंगे। तो प्रेशर कुकर में जब खाना पकाते हैं ना तो पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं और खाना जल्दी भी बन जाता है और जो मेहनत होती है यानी कि श्रम कम लगता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है परिरक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका नमक, सेकंड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम बेंजोइड एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पोटेशियम बेंजोइड। तो आप लोग को ये बताना है कि नींबू के अचार को तैयार करने में हम इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। तो जो नींबू का अचार के परिरक्षक होते हैं ना उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नमक का। ठीक है, किसका यूज करते हैं हम, नमक का यूज करते हैं यानी कि सॉल्ट का। और नमक का ही रासायनिक नाम क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड होता है। तो नमक और नमक का रासायनिक नाम हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। तो ये दोनों तो एक ही चीज हो गई। तो कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि आपके दो आंसर राइट हो जाते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे, राइट हो जाएंगे यानी कि ए और बी। तो नींबू के अचार में हम नमक और सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। नमक का ही दूसरा रासायनिक नाम क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है वह क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन,
सेकंड ऑप्शन है आपका पोलियो, थर्ड ऑप्शन है आपका फ्लू एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कर्क रोग। ठीक है, कौन सा? कर्क रोग। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था में अक्सर कौन सी सामान्य परेशानी होती है जो आंत से संबंधित होती है? वह कौन सी होती है? कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो कब्ज होता है ना, यह पाचन संस्थान का एक रोग होता है। कब्ज में क्या होता है? स्टूल पास बहुत अनियमित और पेनफुल तरीके से होते हैं और स्टूल में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे पेशेंट को कौन सी फाइबर युक्त डाइट देनी चाहिए? कौन सी युक्त? फाइबर युक्त डाइट देनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे पपीता दे दिया, अमरूद दे दिया, तो इसमें फाइबर ज्यादा होता है ना। तो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को कैसी डाइट देनी चाहिए? फाइबर युक्त डाइट देनी चाहिए। और अगर यहीं पे किसी पेशेंट को डायरिया है तो उसे फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसे इतने लूज मोशन हो रहे हैं, अगर उसको फाइबर दे दिया जाए तो उसका पता नहीं क्या हाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा हुआ है, तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास में, किसके? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है आपका ओमेगा 4 फैटी एसिड, थर्ड ऑप्शन है आपका ओमेगा 5 फैटी एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। कौन सा? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो तेली मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉक्टर, सेकंड ऑप्शन है डाइटिशियन, थर्ड ऑप्शन है आपका नर्स एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गृहिणी। तो आहार चिकित्सा में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? डाइटिशियन की। किसकी? डाइटिशियन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह डाइटिशियन हर हॉस्पिटल, मोस्टली हॉस्पिटल में डाइटिशियन को रखा जाता है, जिसमें डाइटिशियन ये बताती है कि पेशेंट को अपने रोग के अकॉर्डिंग, यानी कि रोगी को रोग के अकॉर्डिंग क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बताता है? ये कोई डॉक्टर नहीं बताते, ये एक डाइटिशियन ही बताती है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आप लोग ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे एंड आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। तो आंसर इसका आप लोग जरूर बताइएगा और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।